हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2। और देखिएगा बेटा, मजा आ जाएगा इसके क्वेश्चंस आपको करके। और उम्मीद करता हूं कि आपको पहला लेक्चर पूरा समझ आया होगा। और पहले लेक्चर में जो आपको लास्ट कहानी सिखाई, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, आप वहीं से स्टार्ट करते हैं साहब इसको। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। चेहरा मतलब क्या है? सी, सी का मतलब कौन, कौन सा कौन है? ये टॉस शंकु है साहब। तेरा मतलब टी, टी मतलब ट्रायंगुलर प्लेट, त्रिभुजाकार प्लेट, हमें मतलब एच यानी कि सॉलिड स्फीयर, यानी कि हमें मतलब एच मतलब होलो स्फीयर, खोखला गोला। रानी मतलब आर, आर का मतलब वले, सा मतलब सॉलिड स्फीयर, टॉस गोला, और दिखने लगा मतलब डी यानी कि डिस्क यानी कि चकती। ये सब आधे आधे हैं। ये सब क्या हैं? आधे आधे हैं। और जो भी आधे आधे होते हैं साहब, उनका हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है। ये सारे द्रव्यमान केंद्र यहां से, ये बता दिया था मैंने, सारे द्रव्यमान केंद्र यहां से हैं साहब। किताबों में मत देख लेना, किताबों में ऊपर से पूछ लिया जाता है तो वो भी निकाल सकते हो आप। क्या करना था कि आपको 6 लाइनें बनानी थी साहब। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहां से आपको नंबरिंग करना था बेटा, 2, 3, 4, 4, 3, 2, बहुत सुंदर। पाई 8, 3, पाई, बहुत सुंदर। आर, 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 और एच, एच, एच। देख, तो शंकु का h/4, त्रिभुजाकार प्लेट हो या खोखला शंकु हो, एक ही बात होती है, कितना? h/3। अब तो आपको लिखना आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा, सर आपने ये क्यों सिखाया? मैंने कहा ये इसलिए सिखाया साहब क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको क्या है कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो आप ट्रिक का यूज करोगे, और जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। अब सर ये तो बता दो, ये आया कैसे सर? मैंने कहा बिल्कुल, आज आपको समाकलन का रियल फील आएगा। क्या आएगा? समाकलन का रियल फील। देखिएगा, मैंने कहा एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं साहब कि क्या कहानी है ये। मैंने कहा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। मैंने कहा आपसे अगर मैं ये कहता कि साहब आपके पास एक छड़ होती, ध्यान से सुनिएगा, क्या होती? छड़। ऐसे क्वेश्चन आपसे दे रखे होते हैं, और कोई पेन नहीं चलाएगा बेटा, फिर कह दूं, कोई पेन चलाएगा नहीं, सिर्फ सामने देखें। थोड़ा सा मेरा गला सही नहीं है, वो अलग बात है, पर पेन कोई नहीं चलाएगा बाबू। ओहो, ये तो बड़ा चमत्कारी है सर, पेन कोई मत चलाना बाबू, ये छड़ बना रहा हूं मैं। बड़ी चमत्कारी छड़ बनाओगे सर आप, अंट संट बनेगी ये। अब क्या करें, मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही बना लेते हैं, ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। आपसे ये कहा जाए कि साहब ये छड़ है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है कि इसकी मोटाई नगण्य पर लंबाई है, एल लंबाई की छड़ है। ठीक सर, थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना दीजिए आप। मैंने कहा हाँ यार, कुछ बातें मुझे आपके साथ क्लियर करनी पड़ेगी ना भाई। तो देखिएगा इधर, ये ऐसी छड़ है साहब। अब देखिए बेटा, आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से सुने और सीखे कि साहब यहाँ 0,0 है, हाँ, और ये जो छड़ है, हाँ, इसका रेखीय रेखीय द्रव्यमान घनत्व दिया हुआ है लैम्बडा बराबर 2x। क्या दिया हुआ है? लैम्बडा बराबर 2x। क्या मतलब है सर इसका? क्वेश्चन ध्यान से सुने। जितने भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले समाकलन से निकल कर आते हैं, और वही बता रहा हूं कि समाकलन कितना इंपॉर्टेंट है, उसी बात का एहसास है। कुछ फील भी तो लेना पड़ेगा साहब। मैंने कहा हाँ, कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो पर मेरे, मैं जमी पे बैठ के आसमान लिख दूंगा। ये तो फील है साहब किसका, कि हम द्रव्यमान केंद्र के अंदर समाकलन का यूज कैसे करेंगे। अब आपसे ये कहा जाए कि साहब ये छड़ है एल लंबाई की, कितनी लंबाई की बेटा? एल लंबाई की, और इसका द्रव्यमान घनत्व है लैम्बडा, कितना है द्रव्यमान घनत्व? ये केजी अपॉन मीटर हो जाएगा। अरे द्रव्यमान बटा लंबाई, हाँ। आपसे एक आ जाएगी साहब इसका द्रव्यमान केंद्र कहां मिलेगा। अब आप कहोगे कि साहब ये 2x का क्या मतलब है? मैंने कहा जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है इसका घनत्व बढ़ रहा है, मतलब इस पेन के जैसे, या जो क्रिकेट का बैट होता है वैसे मान सकते हो, वो तो चौड़ा भी होता है सर, पर आप ऐसा मान सकते हो कि साहब ये है, हाँ। अब यहां से जैसे जैसे दूर जाओगे ये भारी होती जाएगी, हाँ, तो द्रव्यमान केंद्र बीच में तो नहीं आएगा सर। तो द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाले सर? मैंने कहा कैसे निकालेगा?
सर द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला हमने तो ये सीखा है। मैंने कहा क्या कि सर अगर आप RCOM की बात करें तो M1R1 प्लस M2R2 ये डैश 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 अपॉन क्या बेटा M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। सर आप XCOM की बात करें तो हमने ये सीखा है, एक बार फटाफट से पूरा रिवाइज हो जाएगा, M1X1 प्लस M2X2 प्लस डैश 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 अपॉन क्या सर, मैंने कहा M1 प्लस M2 बेटा। सर YCOM मैंने कहा कर पाएगा ना, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस डैश 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 अपॉन क्या सर, मैंने कहा M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। हाँ सर सीखा तो यही है साहब, RCOM, XCOM, YCOM, ZCOM हमने ये सीखा है। पर क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये फॉर्मूले तो बिंदु द्रव्यमान के लिए लगते थे सर? किसके लिए लगते थे? बिंदु द्रव्यमान के लिए। तो यहां तो लगेगा नहीं, ये एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु द्रव्यमान है ही नहीं। अगर आपको यही फॉर्मूले लगाने तो इसको बिंदु द्रव्यमान बनाना पड़ेगा। क्या छड़ को बिंदु द्रव्यमान बना सकते हो? कि हाँ सर। तो क्या करना पड़ेगा कि छड़ को बिंदु द्रव्यमान बनाने का मतलब क्या, हमें समाकलन आता ही नहीं सर। हाँ तो हम क्या करते कि सर इस छड़ के टुकड़े करते। ध्यान से सुनना, अगर आपको समाकलन नहीं आता, आपको समाकलन का रियल फील दिलाता हूं, क्योंकि समाकलन क्यों करते हैं फिजिक्स में, समाकलन परेशान करने वाली नहीं है, हेल्प करने के लिए बनाया है। तो समाकलन क्यों करते उस बात का एहसास है आज के लेक्चर में तगड़ा। क्यों करते हैं समाकलन उस बात का एहसास कराता हूं। मैंने कहा अगर तुझे समाकलन नहीं आता तो तू क्या करता कि सर देखो ये छड़ थी, देखता रहे बस, पेन मत चला लियो बेटे। अगर मैं आपसे कहता कि साहब ये 1 मीटर की छड़ थी, हाँ मुझे अगर समाकलन नहीं आता, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसके सर छोटे छोटे टुकड़े कर देता। ये देखो ये पास पास में, देखता जा, आइडेंटिकल टुकड़े करता ऐसे। ये तो मैंने बहुत बड़े टुकड़े बनाए हैं, पर ऐसे टुकड़े हम कर देते। सर ऐसा करो ना, आपको टुकड़े करने का तरीका एक और बताते हैं, डायग्राम बहुत सुंदर बनेगा उससे। मैंने कहा लाओ कि सर ये रहा, ये आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, देखो आइडेंटिकल भी नजर आ रहे हैं। हाँ सर क्या बेटे तो ये मेरी बातें समझ आ रही है? देख, देखता रहे बस। हाँ सर आपने इस छड़ के क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए साहब। हाँ और यहां पे कौन है साहब, 0,0, ये M1 द्रव्यमान, ये M2 द्रव्यमान, ये M3 द्रव्यमान, डैश 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 डैश। कितने टुकड़े कर दिए? 1000 टुकड़े, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला बिंदु द्रव्यमान का है। हाँ आपको समाकलन आता ही नहीं था, तो आपने क्या किया, XCOM लगा दिया। क्या M1 इसका निर्देशांक x1, x2, x3, x4 ऐसा, M1 x1 प्लस M2 x2 डैश 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 अपॉन कितना, M1 प्लस M2। अगर आपने 100 टुकड़े करे तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 100 बार। एक बालक ने कहा कि साहब मेरे को तो समाकलन नहीं आता, मैं तो इसके टुकड़े करूंगा, तो टुकड़े करके लाऊंगा आपके पास आंसर लेकर आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह बेटे क्या कमाल की बात तूने करी है। दूसरे बालक ने कहा कि ओ भाई साहब तो टुकड़े करके ले आया, उसने दिमाग लगाया। गुरुजी हम तो 1000 टुकड़े करेंगे। मैंने कहा अच्छा, 1000 टुकड़े करके आंसर लेकर आ गया। तीसरा पागल हो गया कि मैं टुकड़े करूंगा, फिर मेरा बेटा भी करेगा, फिर उसका बेटा भी करेगा, फिर उसका बेटा भी करेगा, और फिर आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को, उन टुकड़ों को जोड़ के हम आंसर बताएंगे कि मैं अनंत टुकड़े करूंगा। सर कितने करूंगा? अनंत टुकड़े। कि मेरे जीवन का काम क्या है? टुकड़े करना है। हाँ क्या उसने पहले तोड़ा है? हाँ और फिर जोड़ा है। वो सारे टुकड़ों का क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। हाँ और फिर आंसर ला रहा है। तो तीनों में सबसे करेक्ट आंसर किसका होगा? जिसने सबसे ज्यादा टुकड़े करे साहब। पर ऐसे तो जीवन गुजर जाएगा भाई, 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, पीढ़ियां गुजर गई साहब करेक्ट आंसर लाने के चक्कर में। फिर हम मिले गणित वाले से। किससे मिले? मैथमेटिक्स वाले मास्टर से। और हमने कहा कि साहब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हो? कि पहले हम तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। कि क्यों क्यों करते हो ऐसा? कि सर बदल रहा था। क्या हो रहा था? बदल रहा था।
जीवन का सार समझना बेटे कि कौन बदल रहा था कि सर ये देखिए इसका द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित नहीं है, इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व बदल रहा था। कि जब जब आपको लगे कि कोई बदलेगा, बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को, यह सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, और जब मैं बातें सिखाता हूं ना साहब तो जीवन से रिलेट करके सिखाता हूं कि जब जब लगे कि तोड़ के जोड़ना है, हां क्या करना है कि पहले तोड़ना है और फिर जोड़ना है। पर यह कब होगा कि जब भी ऐसा होगा तब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई बदल रहा है। यानी कि जब जब कोई बदलेगा तो उसको पहले तोड़ना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला कि हम छोड़ते नहीं है, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। और यही तो काम करता है कौन? समाकलन। कौन? समाकलन। कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समाकलन करिए साहब, आपका 20 सेकंड में आंसर आएगा, आपको पीढ़ियां गुजारने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि आज के बाद जब भी पूरी फिजिक्स में हमें लगेगा कि कोई बदल रहा है, कोई बदल रहा है, हम छोड़ते नहीं है, पहले तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। अरे हाँ या ना? इसे ही क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। यानी कि जब जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि कोई बदल रहा है, चाहे जीवन में बदले या फिजिक्स में, तब आपको उसको छोड़ना नहीं है, पहले तोड़ना है और फिर जोड़ना है। फिजिक्स में कैसे तोड़ना है वो तो मैं सिखाता हूं। और जब डॉक्टर बन जाए और जीवन में कोई बदले तब बेटे याद करना, हमको कनेक्ट तो हुई ना इंस्टाग्राम पे, फिर हम सिखाएंगे कि कैसे तोड़ा जाता है और फिर कैसे जोड़ा जाता है। छोड़ने का है ही नहीं अपने को, पहले फिजिक्स में सीख ले बेटा तोड़ने का तरीका। कि साहब लेमड़ा बराबर कितना है? मैंने कहा 2x है। आप ऐसा करिए सर, यहां से x दूरी पर जाकर dx लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए। ये dx कितना बड़ा है? मैंने कहा dx लंबाई है 0.000000000000001। ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है साहब? बहुत छोटा है। क्या ये बिंदु द्रव्यमान की तरह एक्ट करेगा? कि हाँ सर। यानी कि मूल बिंदु से आपके पास x दूरी पर एक छोटा सा dm द्रव्यमान है। dx लंबाई में कितना द्रव्यमान? dm द्रव्यमान। अब ये dm कैसे निकाले? हम जानते हैं बहुत आराम से, हम जानते हैं कि साहब लैम्बडा बराबर होता है q बाई ना m बाई एल। बहुत बढ़िया, m बराबर लैम्बडा एल। तो dm बराबर क्या होगा सर? लैम्बडा dl या लैम्बडा dx, लैम्बडा dx। ये बात समझ आई? क्लियर है या किसी को कोई परेशानी है? अब देखिए सर, जो क्वेश्चन हमारा बना, क्वेश्चन बड़ा आसान है कि यहां 0,0 से x दूरी पर एक dm द्रव्यमान है जिसका वैल्यू कितना है? लैम्बडा dx। इसके लिए हम द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने सीखा है साहब, कि साहब x m1x1 यानी कि dm इंटू एक्स। अरे dm इंटू एक्स एक ही टुकड़ा है साहब, हाँ, अपॉन कुल द्रव्यमान, मैंने कहा dm, और समाकलन कर दो तो सारा जुड़ जाएगा। क्या कर दो? समाकलन तो सारा जुड़ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपसे फॉर्मूला वाई जी अगर मैं बात करता कि वाई सीएम का फॉर्मूला बनाना होता तो क्या बनता? डीएम वाई अपॉन समाकलन डीएम। जेड सीएम का फॉर्मूला बनाना होता तो डीएम जेड अपॉन कितना? समाकलन डीएम। ये तो फॉर्मूले हैं। अब याद इसको अप्लाई करने का तरीका मन का करते हैं। गले में बहुत दर्द है, बोला नहीं जा रहा यार, सही बताऊं। करते हैं पर काम तो करना पड़ेगा बेटे। डीएम का वैल्यू डालिए लैम्बडा डीएक्स, और ये क्या है? एक्स है, अपॉन कितना? अपॉन तो क्या सर? अपॉन तो नीचे लाओ, नीचे डीएम का वैल्यू लैम्बडा डीएक्स। अच्छा लैम्बडा भी दिया हुआ था 2x के बराबर। किसके बराबर? 2x के। और छड़ की लंबाई कितनी है साहब? 0 से L तक, यहां तक थी L लंबाई की छड़ थी। ठीक है सर। मैंने कहा आ जाओ फिर, अब बार बार तो स्लाइड नहीं बदलेंगे, थोड़ा खेल यहीं पे कर लेते हैं इसको छोटा करके। हाँ सर,
ये तो फॉर्मूले है साहब जिनको हम डब्बे में बंद करते हैं, और याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। तो आप तो तरीका सीख लो, ये ज्यादा काम नहीं आएगा। मैंने आपको फॉर्मूले सिखा दिए हैं सारे, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ट्रिक के द्वारा। वैल्यू डालिए साहब यहाँ, एक्स ई ओ एम, लेमड़ा की वैल्यू 2x, और ये x क्या 2x स्क्वायर हो गया, x और लेमड़ा 2x, और ये dx का समाकलन, और नीचे 2x dx का समाकलन, 0 से l, 0 से l। देखो क्या x ने x को मार दिया क्या? x ने x को मार दिया बोला ही नहीं जा रहा गले में, टॉन्सिल ना हो जाए यार। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो साहब देखिएगा, अगर आप कहते हो कि साहब x ने x को मार दिया, तो नहीं। क्या x बदल रहा है? हाँ, तो नहीं काट सकते। फिर समाकलन किसका करेगा भाई? निपटा मत देना ऐसे। पता चला x ने x को मार दिया, बचा क्या? कि सर कुछ नहीं। थोड़े तरीके समझिए। 2 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स है 0 से l, और नीचे x dx है 0 से l, और ये 2 से 2 कट सकता है क्योंकि वो नियत था। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स स्क्वायर डीएक्स का, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, क्या एक्स क्यूब बाई 3? हाँ सर, 0 से l, और नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l। नहीं आया? अरे बोल। अरे एक्स स्क्वायर का 2+1 3 होता है। हाँ वैल्यू डाल, l³ बाई 3, और ये l² बाई 2। तो ये साहब ये तो कट गया, और ये 3 नीचे आ गया 2, तो मुझे l/6 नजर आ रहा है साहब, XCOM। यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो बीच में नहीं, कहाँ है? l/6 पर, l/6 पर। देख लो भाई देख लो देख लो देख लो देख लो, कहाँ है? l/6 पर। कोई गड़बड़ वड़बड़ करी हो तो वो भी देख लो, काटने पीटने में, और बड़ा आसान सा है। ये उल्टा कर दिया है मास्टर, यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया है। वही वही मेरे को लग रहा था। अरे भाई, अरे मास्टर कैसे चलेगा इससे? 2/l² होगा ना। ओहो, मैंने कहा 2l/3 है। मुझे कैसे पता चला कि मैंने गड़बड़ करी? आपको बताता हूँ। मुझे ऐसे पता चला कि जो छड़ है ना, लंबाई के साथ साथ इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान केंद्र भारी द्रव्यमान के पास पाता है। l/6 तो बहुत छोटा होगा, इसलिए मेरे दिमाग में चला कि साहब ये तो गड़बड़ निकाला है मास्टर ने आंसर। तो फिर मैंने कैलकुलेशन चेक किया, 12/3 एकदम सही आया है। 12/3 क्या आया है? एकदम सही। ये बात आपको अगर समझ आ गई हो बेटा कि हमने क्यों समाकलन का यूज किया, ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस किस लिए सिखाया आपने कि समाकलन का यूज क्यों करते, इसलिए। पर मैंने आपको सारे समाकलन से बचा लिया है सिर्फ एक ट्रिक का खेल खेल के, इससे आप सारे समाकलनों से बच चुके हो। अब आपको ये ट्रिक का याद होना चाहिए सब कुछ, और देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखिए क्वेश्चन क्या कमाल का है, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है साहब। क्या क्वेश्चन है सर? मैंने कहा आपको दिख रहा होगा, एक तो वर्गाकार प्लेट है ये तो है वर्गाकार प्लेट। हाँ सर, वर्गाकार प्लेट, दोनों का द्रव्यमान भी समान दिया है साहब, और ये चकती है, अर्ध चकती है साहब। हाँ, और इसने क्या बोला कि द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, और कहां से? जहां पे मूल बिंदु है 0,0। तो पहला काम आप क्या करें, क्या जितनी भी सममित वस्तुएं हैं उनको मैं एक बिंदु से रिप्लेस कर सकता हूं? बोल हाँ या ना, बिल्कुल आराम से, बहुत प्यार से। क्या जितनी भी सममित वस्तुएं उनको हम किससे? एक बिंदु से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इसको देखिए, इसको, ये वर्गाकार प्लेट को, कि इस पूरी की पूरी वर्गाकार प्लेट को आप एक बिंदु से रिप्लेस कर दोगे, और ये रहा वो बिंदु, इसका द्रव्यमान m, और ये 0,0, और ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक? मैंने कहा ये तो a/2 है। अरे कितनी है? a/2। ये टोटल कितनी है? a, तो ये a/2 हो जाएगी। ठीक है सर,
ये अगर सिर्फ चकती की बात करें, कौन है ये चकती, वलय नहीं है, चकती है साहब, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये चकती है, वलय नहीं है। फिर कह रहा हूं वलय नहीं है, चकती है, तो चकती का द्रव्यमान केंद्र, यहां से द्रव्यमान केंद्र कितना ऊपर होता था, याद कर। यहां से द्रव्यमान केंद्र की दूरी देख, चकती कहां है, ये रही चकती का, यहां से द्रव्यमान केंद्र होता था 4r/3π पर। आर क्या है, मैंने कहा इसकी त्रिज्या है। यानी कि सर अगर इसकी बात करें कि साहब ये एक चकती होती जो है, और इसका त्रिज्या कितना है, मैंने कहा ए, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होता कहां पर, 4a/3π पर। हाँ, तो ये इस पूरी की पूरी चकती को, इस पूरी की पूरी चकती को एक बिंदु से रिप्लेस किया यहां पर, जिसका द्रव्यमान तो m है। हाँ, पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी साहब, ये दूरी है 4a/3π, और ये दूरी कितनी है बेटा, a/2। देख आराम से, तुझे मेरी बात समझ आई हो तो अरे हाँ या ना, क्योंकि इस चकती का द्रव्यमान केंद्र यहां है, इसका वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र यहां। अब ये क्या बन गया सर, मैंने कहा अब आपके लिए ये क्वेश्चन दो द्रव्यमानों वाला बन गया है साहब, कि साहब ये m द्रव्यमान, ये भी m द्रव्यमान, और ये जो बीच की दूरी है r, और r किसके बराबर है, देख 4a/3π प्लस a/2 के। मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मकसद क्या था, कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ऐसे बहुत सारी वस्तुओं का निकाय बना के उसका द्रव्यमान केंद्र पूछ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर दो ही हैं, क्या है बेटा, दो ही हैं, तो उनको बिंदु द्रव्यमान से रिप्लेस करो, और फिर दो के लिए तो क्या यहां से निकालना है, तो सामने वाले का द्रव्यमान, देख यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी है, तो क्या मान लीजिए R1 है, तो R1 कितना, सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी R अपॉन कुल द्रव्यमान 2m, m प्लस m, तो ये कितना आ गया, R1 बराबर R/2। नहीं आया, तो R कितना है, मैंने कहा ये रहा, देख आंसर आया जो तेरा, अभी मजा आएगा तेरे को। अरे भाई ये छोटा नहीं होगा, जगह बनानी पड़ेगी साहब, हमें जगह बनानी पड़ेगी, तो बना लेंगे, जगह का क्या है, क्या कहते हो यार, R/2। तो देख R1 क्या आया, R का मान 1/2, और ये R का मान 4a/3π प्लस a/2। दिस इज द आंसर। क्या आपको मेरी बातें समझ आई हैं? ऐसे क्वेश्चन करने में किसी को कोई तकलीफ है हो तो बोले, नहीं है तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देख। अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है साहब। मैंने कहा ये देख, ये कौन है, मैंने कहा ये त्रिभुजाकार प्लेट है। ये कौन है बेटा, त्रिभुजाकार प्लेट। क्वेश्चन को ध्यान से देख, त्रिभुजाकार प्लेट, जी सर। और ये कौन है, मैंने कहा क्या है ये, वलय ले लो इसको, वलय है सर ये, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं पर होगा, अरे हाँ या ना, हाँ सर। और इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। पहले तो इनको बिंदु द्रव्यमानों से रिप्लेस कर दो, ठीक है सर। तो मैंने कहा त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र यहां पर, देख ये रहा। अच्छा एक बात बताओ सर, आपने इनका द्रव्यमान नहीं दे रखा। मैंने कहा समान ले ले, द्रव्यमान भी ले ले m, इसका भी m, कोई लोड ही नहीं है, mm ले ले तू तो, ठीक है सर। और ये रहा m। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र कितना ऊपर होता है। सर त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र देखो, टेबल से देख के बता दूं तुम्हें, मुझे तो पता है खैर, h/3 होता है। देख यहां से कितना, h/3 कितना है बेटा, h/3। ध्यान से देख, बार सीख ले। अच्छा हाइट किसके बराबर है, 3r के। तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो h बराबर, सॉरी ये कितनी होगी, h/3, और h का मान कितना है, 3r। तो 3r/3, अरे ये कितना आया, r के बराबर आ गया सर। कितना आया, r के बराबर, ठीक है सर। और ये यहां से यहां तक कितना है, r है, और ये 3r है, तो ये यहां से ये दूरी कितनी हुई जो दिख रही होगी आपको, सर ये दूरी है साहब कितना, 4r। पहले ये बता, ये बात समझ आई नहीं आई। मैंने ये जो त्रिभुजाकार प्लेट है इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है, ये कितना, r पे, और ये कितना, 4r पे। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं बेटा। देख मैंने कहा अब आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक यहां पर है जिसके निर्देशांक क्या होंगे, y अक्ष पे है ना, हाँ। तो y अक्ष पे ये r दूरी पर है, तो 0, r, और ये कितनी है, 4r पे, तो 0, 4r।
ये भी m है और ये भी m है, तो इसका x निर्देशांक क्या होगा साहब? 0। भाई यहां से निकालना है ना, x दिशा में तो क्या है ही नहीं कोई, तो सिर्फ y अक्ष में ही इसका द्रव्यमान केंद्र मिलेगा, तो y COM लगा दे। m इंटू y1 r प्लस m इंटू 4r अपॉन कितना 2m, तो ये आ गया बेटा 5mr बाई 2m, तो ये 5r बाई 2। देख तेरे को बात समझ आई हो तो आई क्या बेटे? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? बोल हाँ या ना। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ वैरायटी देखते हैं साहब। अब मैंने कहा वैसे तो ये जो टॉपिक है ना बेटा, द्रव्यमान केंद्र का वेग और त्वरण, ये वेग हट गया है आपके कोर्स से, पर हम सीखेंगे जरूर इसको, इसको हम सीखेंगे जरूर। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग त्वरण सब देखेंगे साहब, सारी चीजें हम सीखेंगे। थोड़ा सा आज भैया, भैया जी नहीं बोला जा रहा है, देखिएगा साहब कोई बात नहीं, पर RCOM क्या सीखा था बेटा हमने? RCOM आपने सिखाया सर M1R1। थोड़ा एनर्जी लो रहे तो आज लोड मत लेना बेटा, स्टार नहीं घटने चाहिए तुम्हारे आज की क्लास में। पता चला मास्टर की एनर्जी लो है, स्टार भी लो दे दिए हैं। स्टार बेटे सुपर स्टार जैसे ही मिलने चाहिए। हाँ सर, वेग के बारे में कोई बात करे तो इसका एक बार अवकलन कर दो, dr/com बाई dt क्या आ जाएगा? vcom। तो dr बाई dt dr1 बाई dt v1 आ जाएगा सर, तो vcom का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1v1 प्लस m2v2 डैश 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 अपॉन क्या m1 प्लस m2। ऐसे ही कोई सर हमें कहे कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा, तो ACOM क्या बेटे? ACOM क्या? dvCOM बाई dt। एक बार और अवकलन तो देख बेटे, ACOM द्रव्यमान केंद्र का त्वरण m1v1 प्लस m2v2 सॉरी m1a1 प्लस m2a2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। क्लियर? यस सर, ये कहानी है साहब। मैंने कहा हाँ यही कहानी है, यही कहानी है। यस, कहानी तो यही है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा अब तो क्वेश्चन है। अब देखिए कमाल के क्वेश्चन यहां से पूछे साहब, और बच्चे ने फॉर्मूला रट लिया। मैंने कहा हाँ, फॉर्मूला रटते देखो क्या कांड हुआ, फॉर्मूला रटते देखो क्या कांड हुआ। कि देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको मैं सिखा दूं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर आपसे एक आ जाए, देखो कि साहब ये 3 kg का है, हाँ इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये 5 kg का है और इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। द्रव्यमान केंद्र का वेग बताओ, तो हमने कहा साहब vCOM बराबर m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या m1 प्लस m2। हाँ एक बात आप जान गए होंगे कि साहब वेग सदिश राशि है, तो आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ अगर आप इस वाली दिशा को धनात्मक लोगे तो ये क्या लेनी पड़ेगी? ऋणात्मक। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बेटा? ये 1 ले लो और ये 2 ले लो साहब, तो m1v1 यानी कि 2 × 3। अरे भाई 3 द्रव्यमान है, 2 वेग है, पर माइनस का सर। मैंने कहा यस यस यस, प्लस उसका सर 5 × 3 अपॉन कितना कुल द्रव्यमान? मैंने कहा 8। तो बेटे ये हो गया -6 प्लस 15 अपॉन 8, तो सर ये हो गया 9/8। अरे 15 में से -6 गया तो 9/8। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है? ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो? बोल हाँ या ना, हाँ या ना। कर सकता है ना बेटे? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। और देखता रहे। मैंने कहा अब एक क्वेश्चन पूछा साहब ये वाला। अब बच्चे ने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, ध्यान से सुने, कि 2 kg और 4 kg की वस्तुएं एक दूसरे से अन्योन्य आकर्षण बल यानी कि अन्योन्य बल हो या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्रमशः
20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है। आकर्षण बल है तो पास ही आ रही होगी साहब। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग बताओ। तो बच्चे ने क्या लगाया साहब, देखो कि साहब m1v1 प्लस m2v2, हाँ अपोन क्या m1 प्लस m2। मैंने कहा हाँ, पास आ रही है, एक को धनात्मक ले लो एक को ऋणात्मक ले लो। जैसे यह साहब 2 kg है, हाँ ये 2 kg 20 से, और ये 4 kg कितने से 10 से, हाँ 4 kg कितने से आ रहा है 10 से। तो वैसे भी इसका आंसर तो 0 आ ही रहा है सर। मैंने कहा एक को धनात्मक लेगा और एक को ऋणात्मक, 2 × 20 माइनस 4 × 10 अपोन कितना 6, तो कितना 10, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक, तो कितना आया 0। पर इसका आंसर सच में ही 0 था, बिना देखे भी आप कर सकते थे। कैसे? जिस बच्चे को दिशा का खेल था उसने तो 0 कर दिया, एकदम सही है। पर इसका आंसर ऐसे ही 0 था। कैसे? मैंने कहा ऐसे। उसके लिए आपको एक द्रव्यमान केंद्र की कहानी सिखाता हूं पहले, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे हम। क्या है कि द्रव्यमान केंद्र की कहानी साहब, स्टोरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं अगर आपसे बेटे कुछ छोटी छोटी बातें कर लूं तो कोई तकलीफ होगी, है ना? थोड़ा सा मैं लग रहा है आज मुझे बॉडी में थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद। मेरा एनर्जी भी आपको लग रहा होगा, और दूसरी बात पेक भी अभी अभी जस्ट पेन करना स्टार्ट किया है। और गला थोड़ा जाम सा लग रहा है। वो वाला जाम नहीं बेटे, गला जाम है। तो मैं आपसे कहूं कि साहब कुल बल का समीकरण होता है ma, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे कहूं कि साहब कुल बल का समीकरण कितना होता है ma। ए क्या होता है? ए त्वरण है, पर किसका है ए त्वरण? ए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है। किसका? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है हमेशा। तो आज के बाद कुल बल का फॉर्मूला जो आप लिखोगे बेटा, वो लिखोगे m इंटू ए सी ओ एम। आज के बाद आपसे कोई कह दे कि साहब कुल बल का फॉर्मूला बताएं, तो कुल बल का फॉर्मूला होगा m इंटू ए सी ओ एम। ठीक है? हाँ सर। अब क्या कहानी? मैंने कहा कहानी इसके आगे की चलेगी अब। कोई हमसे कहे कि साहब कुल बल 0 है। क्या है? कुल बल 0 है किसी निकाय में। इसका मतलब एम ए सी ओ एम भी क्या होगा? 0। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी क्या होगा? 0। क्या सिखाया? स्टार लगा के लिखते हैं कि किसी निकाय पर किसी निकाय पर कुल बल 0 है, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या है बेटा? भी 0 है। क्या यही सीखा? हाँ या ना? हाँ। पर अब देख, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी निकाय पे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, हाँ, यानी कि ए सी ओ एम को क्या लिखते थे? m1 a1 प्लस m2 a2, हाँ अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं इसको 0 करता हूं, जी सर, तो मुझे एक बात बताइए, m1 a1 प्लस m2 a2 बराबर 0 होगा? हाँ। अगर आप द्रव्यमान केंद्र के का त्वरण 0 करते हो, इसका मतलब उस निकाय में उपस्थित सभी कणों का त्वरण 0 थोड़ी है। A1 0 है क्या? A2 0 नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। क्या कहानी है कि साहब अगर A से M 0, इसका मतलब ये थोड़ी है कि A1 A2 भी 0 है? नहीं। तो कहानी हार्डकोर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी निकाय पे कुल बल 0 है, हाँ, तो उसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, पर उस निकाय के प्रत्येक कण का त्वरण 0 होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो अगला क्या कहानी है इसके आगे? परंतु, किंतु, परंतु, परंतु उस निकाय के प्रत्येक कण का त्वरण 0 होगा, 0 होगा
ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो अलग बात है, पर अभी तो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ये कुल योग सुनने A1 A2 थोड़ी जीरो हो रहा है बेटे, कहानी समझ आई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 11 स्टार है साहब ये। हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला और देखो, अगर कोई आपसे कहे 11 स्टार दूसरा कॉन्सेप्ट कि किसी निकाय पे कुल बल जीरो है, हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि साहब उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण जीरो है। हाँ, और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होता है, dVCOM/dt, ये जीरो है। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए अगर त्वरण जीरो है तो क्या वेग नियत हो सकता है? हाँ, नियत वेग हो सकता है। वेग जीरो भी हो सकता है, अलग बात है, पर क्या वेग नियत होता है? हाँ, वो जीरो ही रहेगा हमेशा। अरे क्या ये बात समझ आ रही है? कोई आपसे कहे कि dV/dt बराबर जीरो है तो v क्या है? v नियत है साहब, VCOM तो VCOM क्या होगा? नियत। तो ये क्या सिखा रहा है कि अगर किसी द्रव्यमान केंद्र का निकाय का त्वरण जीरो है तो उस द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा हमेशा। देखिएगा, यदि किसी निकाय के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य है तो उस तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा हमेशा। हमेशा ही नियत होगा साहब। अब नियत का मतलब जीरो भी हो सकता है, पर जीरो ही होगा इस बात की गारंटी नहीं है। वन है तो वन ही रहेगा, टू है तो टू ही रहेगा, थ्री है तो थ्री रहेगा, ये होता है नियत का मतलब। और जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ये नियत का मतलब होता है साहब। ये भी ठीक है सर ये भी ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना कि एक और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, ये सारे 11 स्टार कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई हमसे कहे कि किसी निकाय पर कुल बल जीरो है, एक साथ लिख रहा हूं, तो ACOM क्या है? जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि VCOM क्या है? नियत। हाँ, पर एक बात बताओ कि VCOM का फॉर्मूला क्या है? M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1V1 M2V2? अरे हाँ या ना? हाँ सर। प्लस, देख इधर 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 देख, M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश, और ये VCOM बराबर M1V1 प्लस M2V2। ये पूरा का पूरा कौन है कि साहब? ये नियत है। ये कौन है? नियत। ये पूरा नियत है, VCOM नियत है, द्रव्यमान तो नियत है ही। तो M1V1 प्लस M2V2 अब ध्यान से सुन, किसी निकाय पर कुल बल जीरो है तो उसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण जीरो है, द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत है, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस निकाय के प्रत्येक कण का वेग भी नियत हो। V1 V2 थोड़ी नियत है, ये तो संवेग नियत है साहब। संवेग संरक्षण की कंडीशन बता रहा है कि कुल बल जीरो, तो संवेग संरक्षण वो आ रहा है, पर उस निकाय के प्रत्येक कण का वेग समान थोड़ी है। देख, V1 अलग है, V2 अलग है, ये इधर का नियत है। हाँ, तो प्रत्येक कण का वेग नियत होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वापस से सुन, किसी निकाय का अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत है तो प्रत्येक कण का वेग नियत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बेटे? बहुत सुंदर। अब एक लास्ट और फाइनल कंडीशन। चलिए भाई आगे की बात करते हैं बेटा। और ये जो सेकंड हाफ है वो पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, टी शर्ट में था भाई, और ये सेकंड हाफ आपका शाम को रिकॉर्ड हो रहा है। तबीयत मेरा सही नहीं है तो सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा सर्दी भी लग रही थी तो यार ये भी पहन लिया है, अभी सर्दी भी है भाई, पर आपका लेक्चर रिकॉर्ड करना था भाई, इसलिए आना पड़ा वापस। पहले चला गया था मैं बीच में रोक कर उसको।
चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से आगे कहानी, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए आपके ज्यादा, ये तो कहोगे सर बातें करने लग गए। तो कहानी क्या थी साहब कि द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहेगा अगर कुल बल 0 है तो। हाँ, पर आपसे कोई कहे कि साहब द्रव्यमान केंद्र रुका कब रहेगा, द्रव्यमान केंद्र रुका कब रहेगा, कि अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो 0, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो 0, तो द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या रहेगा, रुका हुआ। मान लो मेरा वेग 0 है तो मैं क्या रुका रहूंगा हमेशा, यस सर। कोई भी वस्तु रुकी हुई कब रहेगी, जब उसका वेग क्या हो 0 हो। अब उस वस्तु में एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है बेटा, पर उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होना चाहिए 0। हम द्रव्यमान केंद्र के रुके हुए कहानी की बात कर रहे हैं, वस्तु की नहीं बात कर रहा हूं। फिर बता दूं, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे उसका कंडीशन क्या है कि उसका वेग क्या होना चाहिए 0। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं, ये कब आता है साहब कि साहब ये तब आता है जब ACOM भी क्या हो 0। हाँ, और ACOM 0 मतलब कुल बल भी क्या हो 0। अगर किसी वस्तु का कुल बल 0 है निकाय पर तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 होगा, और द्रव्यमान केंद्र का वेग भी अगर 0 है, द्रव्यमान केंद्र का वेग भी क्या है 0 है, तो वस्तु हमेशा क्या रहेगी, स्थिर। यह वस्तु क्या रहेगी, स्थिर, स्थिर रहेगी, स्थिर वस्तु थोड़ी स्थिर रहेगी। यार सर क्या ही कर रहे हो, मन का वापस से देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, शायद पहले बार ही ऐसे क्लास में हो रहा होगा कि वर्ड इधर उधर हो गए हैं। वापस से सुनिएगा कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा 0, और द्रव्यमान केंद्र का वेग भी 0 है तो द्रव्यमान केंद्र रुका रहेगा। वापस से कंडीशन को ध्यान से देखिए, आपसे कोई कहे कि साहब द्रव्यमान केंद्र स्थिर कब रहेगा, स्थिर कब रहेगा, तो उसका कंडीशन क्या है कि मान लो कि आपको पहले चेक करना है कुल बल क्या हो बेटा 0, तो ACOM भी क्या हो 0, और VCOM 0 कब होगा, जब उस वस्तु के सभी वेग, सभी कणों का वेग क्या हो, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या आ जाए 0, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो 0, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग भी क्या होगा 0। अभी समझा दूंगा मैं बेटा तुझे, ये द्रव्यमान केंद्र के रुके हुए होने की कंडीशन है। देखिएगा ध्यान से, मान लो कि एक क्वेश्चन में आपको कराऊं कि क्या, कि दो वस्तुएं हैं, हाँ ये 2 kg की हैं साहब, हाँ, और ये 3 kg की हैं। क्या इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, इसमें इधर और इसमें इधर, जितना बल इसमें लगेगा उतना ही बल क्या लगेगा, इसमें लगेगा। हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको हम अन्योन्य आकर्षण बल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा, अन्योन्य आकर्षण बल, आकर्षण बल। अन्योन्य आकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, ऐसे बल जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है, तो इनका कुल योग क्या होता है 0। क्या कुल बल 0 है, हाँ सर। कुल बल 0 है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा 0, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा 0, ACOM भी कितना होगा 0। क्या प्रारंभिक वेग 0 है, इसका और इसका प्रारंभिक अभी रुके हुए कि चल रहे हैं, कि साहब रुके हुए हैं, तो प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है 0। अब क्या बाद में ये पास आने की कोशिश करेंगे, यस सर, आकर्षण बल की वजह से क्या आएंगे, पास आएंगे, तो इसके पास भी वेग आ जाएगा, इसके पास भी वेग आ जाएगा, पर द्रव्यमान केंद्र का वेग तब भी क्या रहेगा, हमेशा 0, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र का वेग तो नियत है ना। ACOM 0 होने का मतलब ये क्या है, नियत। ये क्या है, इसका मतलब नियत कि अगर वो पहले 0 था तो बाद में भी क्या रहेगा 0। मैंने ये नहीं कहा कि 2 kg का वेग हमेशा 0 रहेगा, 3 kg का वेग हमेशा 0 रहेगा। मैंने क्या बोला कि अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, कौन सी कंडीशन पे, कि कुल बल 0 हो, और क्या हो सर, मैंने कहा प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो 0, तो हमेशा क्या रहेगा 0। चलो सर ये तो बात समझ आई। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं साहब, जैसे आप ये देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने कहा ये ऐसा है, ये ऐसा कैसे चल रहा है देख। अच्छा माइकल जैक्सन वाली चाल चलेगा ये, मैंने कहा हाँ ये माइकल जैक्सन बनने वाला है, देख तेरा मास्टर बनेगा अभी।
अच्छा तुम्हें नीचे तो दिखेगा ही नहीं। अब इधर से देख, एक दिन पूरा डांस दिखाएंगे, है ना। ऐसे चलता है माइकल जैक्सन। चलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करता हुआ मास्टर। ज्यादा समय नहीं लूंगा आज के लेक्चर में मैं आपका, बस इसी वैरायटी के क्वेश्चन करा के हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे साहब। 1 आवर का ही लेक्चर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जबरदस्ती अगर मैं पढ़ा भी दूंगा तो मैं अपनी चीजों को उस तरीके से आपके पास नहीं पहुंचा पाऊंगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं पहुंचाना साहब। क्लियर बेटे? क्या कहानी क्लियर है? अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्या है? मैंने कहा ये ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि साहब ये एक आदमी है, हाँ, आदमी 50 किलो का है, हाँ, और ये 10 मीटर का तख्ता है। घर्षणहीन सतह पे रखा हुआ है तख्ता साहब, ठीक है। पर आदमी और तख्ते के बीच में घर्षण जीरो नहीं है। आदमी आगे जाएगा तो तख्ता कहाँ जाएगा? पीछे। आदमी आगे जाएगा तो तख्ता कहाँ जाएगा? पीछे। तो ये कह रहा है कि जब आदमी ए से बी पहुंच जाए, आदमी कहां से कहां चल जाए? ए से बी, ए से बी, तो तख्ता कितना पीछे खिसकेगा? देखो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से सिखाऊं तो ऐसी कहानी है। देख, ये आदमी है, देख देख देख, ये आदमी चला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे सर आप तो जबरदस्ती चला रहे हो। मैंने कहा मेरे हाथ में घर्षण लग रहा है। घर्षणहीन नहीं है कोई वस्तु। देखो देखो देखो, समझा दूंगा मैं आपको, लोड ना ले। अब देख, बहुत घर्षण है। 1 मिनट रुको, घर्षणहीन बनाने दो मुझे। लोड ना ले, समझा के मानूंगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा बेटे। अब देख, ये देख, अब देखना, ये मोबाइल देखना, ये आदमी है, आगे जाएगा, मोबाइल कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है ना। देख, आदमी आगे, मोबाइल पीछे, ये देख, ये देख, ये देख, मोबाइल पीछे गया, देख अब वापस देख, आदमी आगे, मोबाइल पीछे, ये आगे, मोबाइल पीछे। यानी कि कहानी क्या है कि अगर आदमी आगे जाएगा तो ये तख्ता कहाँ जाएगा? पीछे। ये सिचुएशन है साहब, रियल लाइफ सिचुएशन है। अगर मान लो तख्ता नहीं चलता, सोचना ध्यान से, तख्ता नहीं चलता तो आदमी को कितना मीटर चलना पड़ता? 10 मीटर। पर किस्मत ऐसी है कि साहब तख्ता पीछे चल गया, तख्ता पीछे चल गया साहब। कितना पीछे चला? मैंने कहा देखो इतना, ये साहब इतना पीछे चल गया तख्ता। ये जो ब्लू कलर से बना है कि आदमी को यहां जाना, पहले आदमी को यहां जाना पड़ता, पर तख्ता कितना पीछे खिसक गया बेटा? x। तो आदमी को कितना चलना पड़ेगा कि आदमी को अब यहीं तक जाना है? कितना? 10 माइनस एक्स। अरे तख्ते की लंबाई कितनी है? 10 है। अब तख्ता खुद पीछे कितना चल गया? x। तो आदमी कितना चलना पड़ेगा? 10 माइनस एक्स चलना पड़ेगा सर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोले। अब एक और कहानी, क्या x दिशा में कुल बल 0 है? हाँ, ध्यान से देखना, आदमी तख्ते पे बल लगा रहा है, घर्षण पीछे, आदमी के ऊपर लग रहा है घर्षण आगे, कुल बल कितना है? 0 है। और क्या प्रारंभिक में दोनों रुके हुए हैं? ये भी रुका हुआ है और तख्ता भी रुका हुआ है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग भी कितना है? 0। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? स्थिर है। द्रव्यमान केंद्र स्थिर है। द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देख मेरा बच्चा, 1 सेकंड में क्वेश्चन करेगा। क्या हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे? याद कर, याद आ रहा हो तो तुझे, dr/com बराबर m1 dr1 प्लस m2 dr2, याद आ रहा है ये कुछ? m1 प्लस m2, हाँ सर। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन कितना है साहब? 0। m1 क्या ले ले? मैंने कहा अगर आदमी को m1 लेता और ये दिशा धनात्मक लेता है, देख ये दिशा धनात्मक, तो 50 इंटू आदमी कितनी दूरी चल रहा है? 10 माइनस एक्स, आदमी की स्थिति में परिवर्तन, माइनस तख्ता कहां जा रहा है? पीछे, तो पीछे वाली दिशा ऋणात्मक, तो माइनस क्या लूं कि तख्ते का द्रव्यमान कितना है? 20 किलो का तख्ता है देख, तो 20 इंटू कितना? x। अरे तख्ता कितना चला? x चला। और नीचे का जो भी होगा कुल द्रव्यमान कितना? 70, वो 0 में चला जाएगा साहब। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार। तो मैंने कहा देखिएगा, ये 70 0 में
ये 500 हो गया माइनस 50x माइनस 20x, देख ले भाई 500 50x माइनस 20x, तो 500 बराबर 70x, तो x का वैल्यू आ गया बेटा 50/7। आया क्या समझ में? पक्की बात है। और मुझे लगता है कि साहब इतना ही पढ़ेंगे बेटा। एक्चुअली अंदर से वो आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे आएगी भाई, तबीयत खराब थी। वो तो मैं नहीं चाहता था कि आपका लेक्चर मिसिंग हो, क्योंकि लगभग 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई थी और एंडिंग इसका करा नहीं था। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। एंड मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भाई आपका 1 सेकंड भी बर्बाद हो मेरी वजह से, कभी लेक्चर डिले हो। आप विश्वास नहीं करोगे, इस पूरे सेशन में मैंने सिर्फ एक छुट्टी ली है अभी तक। आप मानो या मत मानो भाई, सब कुछ आप लोगों के लिए भाई। अब ऐसा नहीं है हमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं बेटा, हर महीने में 2 छुट्टियां मिलती हैं। पर कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कभी भी नुकसान हो। एक रेयर कंडीशन हो जाएगी तब ही छुट्टी ली जाएगी, बाकी हमेशा आपके साथ। तो प्रेम बनाए रखें। होमवर्क बता देता हूं बेटा। एक्सरसाइज 1 में मॉड्यूल के क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 2 में भी जो टॉपिक पढ़ा दी उनके क्वेश्चन करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।